नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है ना। इसका आंसर देखिए। सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे, यानी कि पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इसका आंसर देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्वों जलों के साथ नहीं बहते, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जल दुर्लभता क्या है। ठीक है। जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करें, है ना। इसका आंसर देखिए। ठीक है। मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। उत्तरदायी कारक कौन कौन हो सकते हैं? अति शोषण हो गया, अनुचित प्रबंधन हो गया, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, और चौथा पॉइंट लिखिएगा औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, रबी फसलें क्या है? 4 उदाहरण दे। ठीक है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट दिया जाता है। ठीक है। जैसे आपका हो गया गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया और मटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायद फसल किसे कहते हैं। ठीक है। देखो, खरीफ तथा रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। इससे गर्मा फसल भी हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको हो गया खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, है ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, क्यों? कारण बताइए। ठीक है। का आंसर देखिए। ठीक है। कपास की खेती के लिए लावा निर्मित काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तेज व चमकीली धूप कपास की खेती के लिए या कपास के पौधों को बढ़ाने में काफ़ी मदद पहुंचाती है। ठीक है। ये भौगोलिक परिस्थितियां दक्षिण भारत में मिलती है, इसलिए दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः कपास से खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर देखिएगा। ठीक है। ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, उनका महत्व क्या है। ठीक है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सड़कें राज्य की राजधानियों, बड़े शहर तथा महत्वपूर्ण वतनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है। इसका महत्व देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होते हैं। इन्हीं के कारण एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार संभव हो पाता है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि कच्चा माल हो गया, तैयार माल हो गया, सब्जियां, खाद्यान्न आदि की ढुलाई इन्हीं मार्गों के द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। ठीक है। भारत के 4 प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, ठीक है, को जोड़ने वाली राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है। इसका दायित्व केंद्र सरकार पर है। ठीक है। और यह 6 लेन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। ठीक है। मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? ठीक है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति व संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? ठीक है। इसका आंसर देखिए। ठीक है। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। ठीक है। वह युद्ध नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। ठीक है। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? इसका आंसर देखिएगा, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का बहुत तीव्र विरोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है। तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान काफ़ी गुस्सा हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। अगला सवाल देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? इसका आंसर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, ठीक है। 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों को मानने से इरविन का इनकार करना। और पांचवा पॉइंट होगा पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, यूरोप में छापा खाना का आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग को जाता है, जिसने 1448 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किया। जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया था। पेंच को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों के धातु की आकृतियों को ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने या मूव करने की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल देखिए, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन था? अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए उसने मुद्रित सामग्री का व्यवहार कैसे किया? इसका आंसर देखिए, ठीक है। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। वह रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का विरोधी था। उसे धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। अपने विचारों के लिए उसने मुद्रण का सहारा लिया। उसका मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। 1517 में उसने 95 स्थापनाएं लिखकर इसकी एक प्रति विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दी। इसकी प्रतियां छापकर चर्च को वाद विवाद करने की चुनौती दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर सामुदायिक सरकार का एक तीसरा स्तर था जो जर्मन, फ्रेंच या डच समुदायों के विशेष प्रतिनिधियों से ही बनता है और यह सामुदायिक विषयों पर ही फैसले लेती है, जैसे भाषा हो गया, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पंचायती राज के 2 उद्देश्य बतावें, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, पंचायती राज के 2 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को अधिक शक्ति बनाना, ठीक है ना। और सेकंड है, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, दबाव समूह
राजनीतिक दलों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, दबाव समूह अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ये राजनीतिक दलों को निरंतर प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रायः प्रत्येक आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष होता है, जिसके कारण दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। कभी कभी राजनीतिक दल ही सरकार को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का गठन करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में कार्य करने लगते हैं। कभी कभी किसी उद्देश्य से गठित दबाव समूह की राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम गण परिषद इत्यादि, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब वह कई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों के साथ समझौता के तहत बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार बनी सरकारें गठबंधन सरकार कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम हमेशा जारी रहे, ठीक है, टिकाऊ हो। इसमें भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। ब्रुनलैंड आयोग के अनुसार, ठीक है, सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मुद्रा की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान कैसे करता है, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु की खरीदारी अपनी ज़रूरत के अनुसार मूल्य का भुगतान करके कर सकते हैं। जैसे यदि हमें एक कलम की आवश्यकता है तो उतने ही मूल्य की मुद्रा दुकानदार को देकर वह प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसका आंसर समझिए, ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। लोग दूसरे देश में जाकर रोजगार पा गए, ठीक है। इसका एक घातक पहलू यह भी है कि पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अमीर लोगों के कब्जे में आ जाने की संभावना होगी। श्रम बाजार पर श्रमिक संगठनों की भूमिका लगभग शून्य हो सकती है तथा लोगों की सहभागिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदारीकरण को परिभाषित करें, ठीक है। इसका आंसर देखिए, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट हो गया, कोटा लाइसेंस हो गया इत्यादि को अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाना, ठीक है ना।